हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले हमने अभ्यर्थियों को सूचना दी थी कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में वैकेंसी निकाली जा रही है। आज 8 फरवरी 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही निकल चुका था। हमने एक वीडियो के द्वारा भी आपको बता दिया था। उसमें एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, क्या सिलेबस रहेगा, ये सब हमने उसमें बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो rsmssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर आप जाएंगे। यहाँ पर एक लॉगिन का लिंक मिलेगा। लॉगिन आपका SSO ID से होगा। यदि आपका SSO ID नहीं है तो आप उसको बना लीजिएगा। उसके बाद में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने एक ऐसा पोर्टल आएगा, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल का, जिसमें आपको राइट हैंड साइड पे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स के बारे में डिटेल मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, राजस्थान प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ JEN और वाटर डिपार्टमेंट, इस तरीके का। और लास्ट में एक देखेंगे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। जिस पे भी आपको अप्लाई करना है, जिस भी वैकेंसी के लिए, उस पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा। लास्ट डेट के पहले तक ये लिंक अवेलेबल रहेगा। जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, आपके सामने ये दो मेन्यू आएंगे, क्योंकि दो थी, एक तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था, एक सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था। ऑलमोस्ट दोनों का फॉर्म भरे जाने का प्रोसेस सेम है, केवल क्वालिफिकेशन डिटेल में डिफरेंस आएगा। तो हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सिर्फ क्वालिफिकेशन डिटेल में चेंज है, बाकी सारा फॉर्म सेम है। तो सबसे पहले आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले बेसिक डिटेल भरवाई जाएगी। कैंडिडेट की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। आवेदक का नाम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन दिस डेट, श्रेणी, और इसके अलावा EWS, कोई दिव्यांग जन की श्रेणी है तो वो, इसके अलावा रिलीजन, वैवाहिक स्थिति, यदि यस है तो आप जीवन साथी का नाम, और क्या एक से अधिक पति ऑब्लिक पत्नी जीवित हैं, ये सारी डिटेल इसमें भरवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों की संख्या है, आपका ईमेल आईडी है, आधार कार्ड डिटेल वगैरह सारी यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। ये इसमें एड्रेस वगैरह भी आपका रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर भरनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सारा फॉर्म आप ध्यानपूर्वक भरें, कोई भी गलत वैल्यू ना भरें, जिससे कि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता हो। तो मान लीजिए हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। नाम लिखा हमने, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट किया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जो भी है वो भरेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लीजिएगा। हमने सैंपल के तौर पे ये डेट ले ली। तो ये एज अपने आप कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में कैटेगरी कास्ट कैटेगरी है, ठीक है। इसमें जनरल यानी अनरिजर्व, MBC नॉन क्रीमिलियर, OBC नॉन क्रीमिलियर, SC ST शहरिया ट्राइबल जो भी है। मान लीजिए हमने इसमें से ST ले लिया, तो क्योंकि ST है तो EWS का ब्लॉक जो है वो लॉक रहेगा, क्योंकि EWS के अंदर केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आ सकते हैं। हमने यहाँ से ST लिया, और यहाँ दिव्यांग जन की जिसकी जो भी कैटेगरी हो वो यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता हो उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए।
इसके अलावा कुछ और कैटेगरी होती है, जैसे हमने वहां सिलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग जिसकी जो भी सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन जो भी कैंडिडेट का है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। वैवाहिक स्थिति में डाइवोर्स, मैरिड, रीमैरिड, अनमैरिड और विडोवर जो भी है। मान लीजिए हम यहाँ से मैरिड लेंगे तो जीवन साथी का नाम पूछा जाएगा, और यदि आप यहाँ से विडो का लेते हैं या डाइवोर्स ही लेते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे तो वहां पर ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपने मैरिड लिया तो जीवन साथी का नाम लिखना होगा। इसके अलावा क्या एक से अधिक पति ऑब्लिक पत्नी जीवित हैं? यस है तो यस कीजिएगा, ना अदरवाइज आप नो कीजिएगा। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका पहले से जीवित पत्नी है? क्योंकि हम पहले ऑलरेडी ऊपर उसको नहीं मना कर चुके हैं, तो उस केस में यहाँ पर ऑप्शंस आता है। इसके बाद में क्या आप शादी में दहेज स्वीकार किया है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से यस या नो जो भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन है जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए। बिफोर मान लीजिए 0 था, आफ्टर 2 है, और आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आप वही लिखिएगा जो वर्किंग स्थिति में हो, क्योंकि कल को किसी भी टाइप को कम्युनिकेशन करना है यदि, तो उसी नंबर पर किया जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है वैलिड मोबाइल नंबर आप इसमें फिल कीजिएगा। आपका ईमेल आईडी यदि आपका है तो आधार का आईडी जो भी है। इसके बाद में क्या आप राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? आप यस करेंगे या नो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा वहां पर। इसलिए बेहतर यह है आप इसको ध्यानपूर्वक। कैंडिडेट को अपना एड्रेस सावधानी पूर्वक भरना है। जो भी आपका एड्रेस हो फुल एड्रेस लिखिएगा इसके अंदर। स्टेट आप ले लीजिएगा अपना जो भी है, लेकिन याद रखिएगा यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट ले, आउट ऑफ राजस्थान वालों को रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो यदि कोई कैंडिडेट एसटी या एससी को ऐसी कैटेगरी लेता है तो वो राजस्थान का डोमिसाइल ही होना चाहिए, अदरवाइज वो केवल जनरल यानी अनरिजर्व में फॉर्म भरेगा। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है एड्रेस का और जो भी आपका गांव बनता है वो आप यहाँ से लिखिएगा। इसके बाद में पिन कोड जो भी आपका हो, यदि फोन नंबर है तो आप लिख दीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप पूरी नई डिटेल अलग से भर दीजिए। कई बार क्या होता है कैंडिडेट का स्थायी पता तो कहीं और होता है और वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कहीं पर, और वहां पर वो मकान किराए पे लेकर के रहते हैं, तो 15,000 का पता तो आप वहां लिखेंगे और बाकी का जो है ओरिजिनल कंप्लीट एड्रेस वो स्थायी पता आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि दोनों सेम है तो सेम एज अब ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सब एडेड कैटेगरी, क्योंकि हमने ऊपर दिव्यांग के लिए कैटेगरी सिलेक्ट की थी तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही यहाँ पर उसको आप ले सकते हैं। यदि वहां पर कुछ है तो आप लीजिएगा, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया तो इसकी जो भी सब कैटेगरी वो सब आपको लेनी होगी। तो यदि किसी के ऊपर कोई एप्लीकेबल होता है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। और आप पूरी डिटेल एक बार देख लें। जनरल डिटेल में कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये फर्स्ट पार्ट में भरवाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। गिवन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी करेक्ट है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो करके उसको चेंज करें, क्योंकि
फ्यूचर में कोई कम्युनिकेशन यदि करना है तो इन्हीं पर ही सबसे आसान तरीका होता है, आप ईमेल कर दें या फिर आपको आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकें। इसलिए ये वैलिड इंफॉर्मेशन ही फिल कीजिए। इसका आप यस करेंगे तो यस करने के बाद में पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन खुलेगा, जिसमें कैंडिडेट को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जिससे सबसे पहले राष्ट्रीयता, क्योंकि हमने खुद राजस्थान लिया है तो राष्ट्रीयता आमतौर पर इंडियन ही है। अदरवाइज हम विज्ञप्ति के अंदर दे रखा था कि भूटान है या नेपाल है, इस साइड के जो कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर दे रखा था। आपका होम स्टेट और गृह जिला जो भी आपका है वो आप यहाँ से लेंगे। क्योंकि हमने एसटी लिया था तो एसटी का यदि कैटेगरी बेनिफिट लेना है तो आपको बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, क्योंकि हमने वहां पर ये भी सिलेक्ट किया था सब कैटेगरी का भी, तो हमने मान लीजिए यहाँ से उदयपुर ले लिया। ब्लॉक उस एरिया का जो भी आपका है, तहसील और विलेज, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उठ करके आ रहे हैं। ये प्रॉपर ध्यान से भरें, कहीं भी कोई किसी भी टाइप की मिस्टेक ना रहे। सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यदि आप यस करेंगे विस्थापित हैं तो आप कहाँ से हैं, बर्मा है, इथोपिया है, म्यांमार है, जो भी आपका है यहाँ से आप लेंगे। यदि विस्थापित नहीं है, पूर्व विस्थापित, तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। तो ये तो आपकी आदिवासी विवरण यानी डोमिसाइल डिटेल है। इसके बाद में स्पेशल कैटेगरी रहती है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो सर्विस स्टेटस पूछा जाएगा कि आप रिटायर हैं या इन सर्विस है, तो वहां से आपने एनओसी ले रखी है क्या। यदि आप रिटायर हैं तो आपका पीपीएनओ और डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगी जाएगी। और यदि आप कहते हैं कि नहीं आप इन सर्विस है, आपके पास एनओसी है, तो आप एनओसी नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और एनओसी की डेट यहाँ पर आपको लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर कुछ भी 15 जनवरी ले लिया। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, क्योंकि विज्ञप्ति के अंदर कंप्लीट बता रखा है डिटेल में कि किस किस को इसमें कंसिडर किया जाएगा, किस किस में बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऐसे में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आप यस करते हैं यदि, तो आप यस करते ही आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका क्या था, किस में थे, नेशनल थे, इंटरनेशनल थे। नेशनल थे तो उसमें आपने किस में पार्टिसिपेट किया, क्या आप टूर्नामेंट में भाग लिया है। आप यस करते हैं तब से पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल थे या टीम में थे। आपने कह दिया आप टीम में हैं तो मेडल कौन सा मिला आपको। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको भरनी है यदि आप यस करते हैं। और यदि आप कह देते हैं कि नहीं आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है कहीं पे, तो सारी चीजें अपने आप लॉक हो जाएंगी। इसके बाद में यदि आप एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं तो आप यस करें। यस करेंगे तो आपको डेट लेनी पड़ेगी कब से लेकर कब तक, और अदरवाइज नो करेंगे तो ये चीजें आपको फिल नहीं करनी है। इसके अलावा कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं कि आप कैदी थे, भूतपूर्व कैदी हैं, तो आप यस करें। यस करेंगे तो कब से कब तक वो डिटेल देनी होगी, और अदरवाइज आप नो करेंगे। किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, किसी भी टाइप का आपका ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन ना हुआ हो, किसी भी टाइप का आपके ऊपर एफआईआर ना हो, या आपको कहीं भी दोषी ना ठहराया गया हो। ये आप अच्छे से ध्यान से भरें। क्या आप मौजूदा राज्य में कर्मचारी हैं, आप यस करते हैं तो डिपार्टमेंट का नाम लिखना होगा यहाँ पे। अब नो करेंगे तो आपको ये डिटेल नहीं लिखनी है। क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, यस या नो भी जो भी आप लिखें आप यहाँ से ले सकते हैं। ज्यादा है 2.5 लाख से तो आप नो करें, और 2.5 लाख या उससे कम है तो आप यहाँ से इसको यस कर दें। इसके अलावा एडिशनल कैटेगरी है जिसमें पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट में कहीं कुछ है आपका, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस डिटेल को छोड़ दें और आगे बढ़ें।
एक बार आगे प्रोसीड करने से पहले आप अपनी डिटेल फिर देख लें। डोमिसाइल स्टेटस आपका प्रॉपर भरा हुआ होना चाहिए, और यदि डोमिसाइल स्टेट आपने राजस्थान ले रखा है तो आपके पास मूल निवासी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लेवल पर आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाया जाता है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट माना जाएगा और इसकी समय जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो खुल करके आएगी, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर डिफरेंस है सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल कुछ वहां पर आप ज्यादा पूछी जाएगी, अदरवाइज तो डिटेल आपको इसमें भी आप वो नहीं भर सकते हैं। जो सीनियर के लिए अप्लाई कर रहा है वो बेसिक के लिए तो कर ही सकता है, लेकिन मास्टर जो डिग्री है जिसके पास, वही सीनियर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल जब भरेंगे तो सेकेंडरी और इक्विवेलेंट में आपने सब्जेक्ट कौन से लिए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कौन से बोर्ड से किया है आपने, और आपका रोल नंबर क्या था, और आपका रिजल्ट किस में था, ग्रेड था, परसेंटेज था, और आपने कब क्लियर किया था। ये आप क्वालिफिकेशन डिटेल भर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक भरें। आपका ग्रेड या परसेंटेज कितनी रही थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सीनियर सेकेंडरी कहाँ से किया है आपने वो आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए इसमें आपका ग्रेड था कपास के, इसको आपने 2006 में मान लीजिए ले लिया हमने, और आपने यहाँ लिख दिया आपको ए ग्रेड मिली है। इसके अलावा अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन की बारी। तो क्योंकि क्वालिफिकेशन डिटेल जो हम भरवा रहे हैं ये आपकी जो जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और ये हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि एनी अदर इक्विवेलेंट टू हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी सीएस और बीएससी आईटी, बीटेक किसी में भी, जैसे सीएस, आईटी, सीडब्ल्यूई, आईईसी और टीआई। इसके अलावा बीसीए और ग्रेजुएशन। यहाँ ग्रेजुएशन इसलिए पूछा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट जिन्होंने पीजीडीसीए का रखा है वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन तक किया था प्लान बीए में, लेकिन उसने बाद में पीजीडीसीए का रखा है, तो ऐसे में यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले लिया उसके कुछ भी, हिस्ट्री ले लिया या जो भी ले लिया हमने, आपका जो भी सब्जेक्ट बनते हो आप यहाँ लिख दीजिएगा, और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ले लिया और आपने रोल नंबर लिखा और आपने कहा कि हाँ इसमें हमारी परसेंटेज थी, और आपने कह दिया कि उसको आपने 2009 में पास किया है और परसेंटेज आपकी मान लीजिए 75 ली थी आपने। ईयर आप अपने हिसाब से जो भी आपका है पासिंग ईयर वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में क्योंकि हमने पीजीडीसीए यहाँ तक की डिटेल, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन में आपने कोई टेक्निकल डिग्री कर रखी है जैसी यहाँ दे रखी है तो ठीक है, मान लो आपने प्लान कर रखा है ग्रेजुएशन, तो ऐसे में आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट ए है या पीजीडीसीए है 1 ईयर का, और इक्विवेलेंट टू दिस कुछ भी मान लो ऐसा कोई कोर्स किया हुआ हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो लिख देंगे, कहाँ से किया है। मान लीजिए यह आपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से किया है, तो अब आपका यहाँ रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें आपका क्या था, परसेंटेज थी, कब किया आपने, मान लीजिए इसको आपने कह दिया 2011 में किया है, और इसमें आपके परसेंटेज जो भी बनी आप लिखेंगे। इसके अलावा आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हो सकता है आपने यहाँ पर पीजीडीसी के बाद में एमएससी आईटी और कर लिया हो, और इसको भी आपने कह दिया कि एमजीएसयू बीकानेर से आपने किया है, और आपका जो भी रोल नंबर है, परसेंटेज था या ग्रेड थी
और यह हो सकता है कि आप अभी अपीयर हो रहे हो, रिजल्ट अवेटेड भी हो सकते हो। तो आप रिजल्ट अवेटेड मान लीजिए, अभी आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम 21 का आपने फॉर्म भरा था, एग्जाम भी दिया था, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे में आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपका जो भी परसेंटेज या ग्रेड है वो आप फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन एंटरिंग ऑफ क्वालिफिकेशन डाटा where information and data are not available in your qualification record, then candidate may enter notational data to complete application process, but is in such case photocopy of original record region mentioned in separate application and printout of application to be sent by the post of department information accordingly. प्लीज रेफर इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वेबसाइट जो दे रखा है कि मान लो किसी रीजन से आपके फॉर्म भरने में कोई गलती रह गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो इसमें है ही नहीं, तो आप अपने जो भी सही इंफॉर्मेशन है वो आप डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। तो इसको आप टिक करेंगे यदि ऐसा कुछ भी आपको चेंज इसमें लगता है। और आप जो भी इंफॉर्मेशन भरे सावधानी पूर्वक सही सही भरे, क्योंकि होता क्या है कि प्रैक्टिकल चीज रहती है कि आप चीजें कोई भी आपका फॉर्म में यदि कोई गलती रह जाती है तो आप उसको यदि बाय पोस्ट भेजते हैं, तो ये बाय पोस्ट भेजना इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपका करेक्शन हो ही जाएगा। कई सारी चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने एक्स कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और वाई ने सोचा कि मैं इसके साथ कुछ गड़बड़ करूं, तो उसने वो किसी भी टाइप से आपसे प्रिंट आउट लेकर कर कुछ करके वहां भेज दिया। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं होता कि आपने यदि मेल कर दिया या बाई पोस्ट भेज दिया तो वो करेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आप जो भी डिटेल भरें सावधानी पूर्वक भरें। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। आपका कहीं से आपको बहिष्कृत करने का विवरण कहीं है, तो आपको मान लो कहीं से अयोग्य ठहराया गया हो, ये अनफेयर मीन केस में, तो आप यस करें, अदरवाइज आप नो करके इसको आगे बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो लोड भी चल रहा है सर्वर पे, इसलिए लास्ट डेट का तो इंतजार करें ही नहीं। अब यहाँ पर आपसे क्या अपलोड किया जा रहा है, फोटोग्राफ साइज दे रखी है, सिग्नेचर इन हिंदी और एक आपकी इंग्लिश में सिग्नेचर, दोनों आप टाइप के आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो आप फोटो अपलोड करेंगे सबसे पहले, तो कहाँ फोटो पड़ी है आपको पता हुआ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फोटो अपलोड करनी है तो चूज, और यहाँ से जो भी फॉर्मेट दे रखा है उस साइज की और उस फॉर्मेट की फोटो आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर इन हिंदी आपके पास पड़े हुए होने चाहिए, आप उसको स्कैन करके रख लीजिए। मान लीजिए ये इसका हिंदी था फॉर एग्जांपल, और यही हमारे पास इंग्लिश में है। आपका जो भी है आप सही से रखिएगा, ये हम केवल डेमो के लिए बता रहे हैं। और बॉडी मार्क कुछ ना कुछ तो होता ही है, जो भी है वो आप यहाँ पर लेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका फॉर्म, अब यहाँ पर एरर दी देखो इसने, फाउंड डॉक्यूमेंट 3 KB अलाउड, मिनिमम डॉक्यूमेंट साइज 500 KB होनी चाहिए। अब फोटो सिग्नेचर प्रॉपर साइज की नहीं होगी तो वो फॉर्म आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब हम इसकी जो भी इन्होंने साइज बताई है उस साइज की फोटो सिग्नेचर हमें अपलोड करने होंगे। अब देखिएगा फोटो के लिए मिनिमम साइज कितनी चाहिए, इसको 500। अब मिनिमम डॉक्यूमेंट साइज 50, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 100 kbps, ठीक है। तो 50 किलोबाइट से लेकर 100 किलोबाइट की फोटो चाहिए, 20 से लेकर के 50 तक की KB तक की आपकी सिग्नेचर चाहिए इन हिंदी, और ऐसे ही 20 से लेकर के 50 KB तक चाहिए किसकी, इंग्लिश सिग्नेचर की। अब यहाँ देख रहे हैं हमने जो अपलोड किया उसमें फोटो साइज 3 KB था और सिग्नेचर साइज केवल 2 KB। तो आइए अब हम वापस से देख करके या उसको रीसेट करके आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर साइज की फोटो सिग्नेचर आप लेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपका फोटो सिग्नेचर को वापस से स्कैन करेंगे और प्रॉपर कलर में, और जितने भी उसमें साइज दे रखी है साइज के अकॉर्डिंग उसको आप सेट करेंगे। कितने DPI पे स्कैन करते हैं वो आपके ऊपर है, बट साइज की रेंज दे रखी है 50 से 100 और 20 से 50।
तो ऐसे में आप चूज करेंगे जो भी आपकी फोटो है। अब मान लीजिए ये मेरे पास फोटो है जिसकी साइज मेरे पास 50 KB से ज्यादा है। ऐसे मैंने यहाँ से सिग्नेचर लिया और सिग्नेचर की साइज में मेरे पास जो भी इन्होंने रेंज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग है। पहले मैंने गलत इसलिए अपलोड किया था, कैंडिडेट को पता रहे कि क्या दिक्कत या क्या एरर आ सकती है। ये फोटो साइज इसलिए प्रॉपर लिया जाता है ताकि बाद में एग्जाम के टाइम पे आपका फोटो सिग्नेचर प्रॉपर मैच किए जा सके। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिए जा रहे हैं। आपके पास ये हिंदी में होने चाहिए। हमने यहाँ पर सैंपल के तौर पे दोनों में अपलोड किया है। आप ऐसा नहीं करेंगे, हिंदी वाले में हिंदी का और इंग्लिश वाले में इंग्लिश का ही सिग्नेचर अपलोड करेंगे और बॉडी मार्क आपका जो है वो आप लिख ही देंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने साइज प्रॉपर ले ली थी तो अब ये हमारा फॉर्म अपलोड हो जाएगा। फॉर्म अपलोड होने के बाद में आपको वेरीफाई करने के लिए दे रखा है। याद रखिएगा अभी आपका फॉर्म भरा नहीं गया है, यह केवल एक टेम्पररी है। यहाँ तक ये केवल पूर्व अपना पृष्ठ है। आप एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, ये केवल तभी जनरेट होगा जब आप द्वारा शुल्क जमा करा दिया जाएगा। तो इसको आप प्रिंट करके आप देखना चाहें तो देख लें, बट इसको ये ना माने कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। ये सारी डिटेल इसके अंदर जो भी आपने फिल की थी वो सारी आ गई है। इसके बाद में आप यहाँ से फाइनल सबमिट के लिए कह रहा है। याद रखिए अब यहाँ पर अपडेट करना चाहें किसी भी इंफॉर्मेशन को तो आप कर सकते हैं जो भी आपकी है। और यदि आपने एक बार यहाँ से सबमिट कर दिया तो फिर आपका फॉर्म भरा जा चुका होगा और उसमें फिर दोबारा कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। डियर कैंडिडेट, वंस you click on final submit button then you are not able to make any change in your application। एग्री करना ही होगा यदि आपको आगे बढ़ना है, अथवा कैंसिल करके आप अपडेट कीजिए। हमने यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक किया। अब हमारा फॉर्म भर चुका है। हमारा एक टेम्पररी नंबर जनरेट हो गया है। याद रखिए इसको संभाल कर रखिए, क्योंकि कोई भी आपको ट्रेस करना है किसी भी टाइप के अपनी डिटेल को तो ये टेम्पररी नंबर आपके काम आएगा। ये टेम्परेरी नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है। और इसकी जो भी फीस है आपके सामने बन करके आ गई है इनवॉइस। अब आपको करना क्या है, इसको पे करना है। पे करने के लिए आपके पास ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यदि आप ई मित्रा कियोस्क पे जाके करते हैं तो वो अपने वॉलेट से कर लेंगे। अदरवाइज आप जैसे यहाँ से पे फी करते हैं तो आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा और वहां से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे ये पेमेंट के लिए आरपीपी राजस्थान पेमेंट पोर्टल पर चला गया है, जहां से आप जो भी पेमेंट मीडियम लेना चाहें वो लेके और पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या एग्रीगेटर से करना चाहते हैं, ये सब अलग अलग दे रखे हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, जैसे आप 250 थे या 260 रुपये हो गए, तो आप जो भी है यहाँ से फीस जमा कराएंगे। तो जैसे आप फॉर्म की फीस जमा करा देंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने बन करके आ जाएगा। तो ये एक वो प्रोसेस था जिससे आप पेमेंट करके और अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। किसी कैंडिडेट को अप्लाई करना है अलग अलग, जैसे जी किसी को बेसिक के लिए भी करना है और सीनियर के लिए भी करना है, तो उस दोनों फॉर्म उसको अलग अलग भरने होंगे। एक फॉर्म से काम नहीं चलेगा, आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फीस भी अलग अलग जमा करानी होगी। आप एक ही लॉगिन आईडी से दोनों फॉर्म भर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा लॉगिन आईडी अलग अलग से करना होगा, ऐसा नहीं है। आप एक ही लॉगिन आईडी से फॉर्म भर सकते हैं और फीस जमा करा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी हेल्प मिल सके और सारी इन्फॉर्मेशन सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक भरें। किसी भी टाइप की गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म कल को रिजेक्ट होता है तो आपका भविष्य का सवाल है। सावधानी पूर्वक भरें। थैंक यू।